So welcome to my channel Khushwant Kumar, Software Judiciary, and I am Khushwant Kumar Tiwari, UGC NET LLB from Patna Law College. Today our topic is LLB. So called in simple words we can say that Bachelor of Law, or in Latin language we can say Legum Baccalaureus, or in other word बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। कहने का मतलब यह है कि आज हम एलएलबी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे और जानेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है लीगम बैकलॉरियस। लैटिन शब्द है, प्राचीन भाषा है, पुरानी शब्दावली है, और सिंपल वर्ड्स में, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में बैचलर ऑफ लॉ, और वी कैन से ऑल्सो बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। चूँकि इसका ज़्यादातर कानून संबंधी चीज़ों में किया जाता है, इसलिए लेजिस्लेटिव लॉ। अब आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि एलएलबी कितने टाइप्स की होती हैं, एलएलबी का फॉर्मेट क्या है, एलएलबी के वर्जन्स क्या क्या हैं। तो एलएलबी दो तरह की होती है। There are two formats of LLB. The first one is the 3 years degree course and the second one is 5 years degree course. पहला है आपको 3 साल LLB का पाठ्यक्रम और दूसरा है हमारे पास 5 वर्षीय LLB का पाठ्यक्रम। 5 वर्षीय पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जो क्लैट के द्वारा आयोजित की जाती है। It is conducted by CLAT, Combined Law Aptitude Test. It is the full form of CLAT. क्लैट का फुल फॉर्म है, और यह +2 लेवल पे होती है और एलएलबी लेवल पे होती है। 2 लेवल पे फॉर्म ये आती है। एक जब आप एलएलबी कंप्लीट कर लिए होते हैं, एलएलएम करना चाहते हैं, और एक जब आप 5 वर्षीय एलएलबी करना चाहते हैं जिसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस लॉ दोनों की डिग्री दी जाती है, उसके लिए क्लैट ली जाती है, जिसकी योग्यता मिनिमम 50% अंक +2 में यानी आपके इंटर में होने चाहिए। अब ये दूसरी तरफ आते हैं हम 3 इयर्स डिग्री कोर्स की तरफ। 3 इयर्स डिग्री कोर्स वह कोर्स है जो ग्रेजुएशन के बाद की जाती है। लीगम बैकलॉरियस 3 इयर्स कोर्स के लिए ही प्रयोग किया गया था। ये जो वर्ड आया है बैचलर ऑफ लॉ और लीगम बैकलॉरियस, ये 3 इयर्स डिग्री कोर्स के लिए स्पेशली जनरेट हुआ था। फिर बाद में जैसे जैसे इसकी जो डिमांड्स है, जो फॉर्मेट्स है, बदलते चली गई और बढ़ते चली गई, उसके चलते इसको और आगे बढ़ाया गया और +2 लेवल पे 5 इयर्स का किया गया। जैसे आप देखिए, इसको इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं। आप ये हर कोर्स में देखिएगा, फॉर एग्जांपल बीएड में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का बीएड अगर आप +2 पे करते हैं तो 4 साल में आपको बीएड प्लस आपको ग्रेजुएशन दोनों की डिग्री मिल जाती है। उसी प्रकार से इंजीनियरिंग में भी है। अगर आप मान लेते हैं कि इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं किसी भी कॉलेज से और आप ऑलरेडी पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आपको इंजीनियरिंग प्लस डिप्लोमा करने में 7 से 8 साल का समय लग जाएगा, और अगर आप कंबाइंड वे में करते हैं तो मुश्किल से आपको 6 साल में डिग्री मिल जाएगी। मीन्स आप कोई भी कोर्स अगर इंटीग्रेटेड कॉम्पैक्ट वर्जन में करते हैं तो आपको 1 से 2 साल का सेविंग हो जाता है, बचत हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि 3 इयर्स डिप्लोमा जो कोर्स हमारा जो है, जिसमें हमको सर्टिफिकेट प्लस ग्रेजुएशन की जो वैलिडिटी है दोनों मिलती है, वो हमारा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं। मीन्स अपना अपना यूनिवर्सिटीज़ अपनी अपनी एग्ज़ाम्स लेती हैं। फॉर एग्जांपल पटना यूनिवर्सिटी हो गई, पटना लॉ कॉलेज के लिए, कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए हो गई, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो गई, फिर से आपको महाराजा कॉलेज के लिए आपको वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो गई। उसी प्रकार से भीमराव अम्बेडकर है, भागलपुर यूनिवर्सिटी है। अब क्लैट किन यूनिवर्सिटीज़ के लिए होती हैं, तो क्लैट ऑल इंडिया में 22 नेशनल कॉलेजेस के लिए होती हैं, जो भारत सरकार के द्वारा पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑथोराइज और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। ऐसे क्लैट को लगभग 100 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो लॉ कॉलेजेस हैं, वो इसको एश्योर करते हैं कि अगर आपने क्लैट में
अपीयर हुआ है तो ही आप हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ जो कॉलेज है मीठापुर बस स्टैंड के पास चाणक्य लॉ कॉलेज, ये पूरे 22 कॉलेज में 7वें नंबर पे आता है। तो अभी तक हम लोगों ने स्वरूप देखा कि क्लैट जो है हमारा नेशनल कॉलेजेस के लिए है और जो LLB 3 इयर्स प्रोग्राम है वो हमारे रीजनल और लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस के लिए है। अब आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि LLB करने के बाद आफ्टर होल्डिंग द 3 इयर्स और 5 इयर्स ऑफ डिग्री ऑफ LLB व्हाट इज आवर स्कोप एंड व्हाट आर द टैग्स विच आर लिंक्ड विथ अस। मीन्स कि 3 साल और 5 साल की LLB की डिग्री लेने के बाद हमारे नाम के आगे कौन सा टैग लग जाता है और हम क्या कहे जाते हैं और हमारा भविष्य में उस लॉ की डिग्री होल्ड करने के बाद क्या क्या स्कोप बनता है और हम किस तरीके से इस फील्ड में और आगे बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से डेवलपिंग स्टेज में बढ़ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म है, आवर फर्स्ट टॉपिक इज लॉयर। मीन्स दैट आफ्टर होल्डिंग द डिग्री ऑफ LLB it is simply true that we will be called lawyer। इस बात में कोई शक नहीं है कि 3 वर्षीय कोर्स जो हम LLB की कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे नाम के आगे लॉयर लग जाएगा और हम लॉयर कहे जाएंगे। बशर्ते उसमें कंडीशन यह है कि द वन हु ऑब्टेन्स अ डिग्री ऑफ लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मीन्स ये कि वह व्यक्ति जिसने 3 या 5 साल की डिग्री LLB की हासिल की है, प्राप्त किया है, पास आउट किया है, वह संस्थान किसी भारत के द्वारा, भारत देश के द्वारा, हमारे देश के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए। यानी उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा उस इंस्टीट्यूट को, उस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन होना चाहिए, रिकॉग्निशन होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन है, देन यू विल बी कॉल्ड लॉयर। मीन्स आप लॉ के जानकार हो गए, आपको लॉ आती है, आप लॉ के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व हिस्सा हो गए। अब दूसरी तरफ आती है कि वेदर एम आई एलिजिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग समवन इन द कोर्ट और नॉट। सो डेफिनेटली नॉट, बिकॉज देयर इज अ सेकंड स्टेप हियर वी आर मेंशनिंग, दैट इज एडवोकेट। यहाँ पर दूसरा और एक स्टेप है जहाँ पर जो हमने दर्शाया है वो है एडवोकेट। एडवोकेट में देखिए ये डेफिनेशन है, द वन हु होल्ड्स द डिग्री एंड गेट्स रजिस्टर्ड एंड फेवर्स अ क्लाइंट इन द कोर्ट। मीन्स क्या कि इसका अर्थ होता है अधिवक्ता। अधिवक्ता इन द सेंस अधि मतलब जो किसी व्यक्ति के प्रति, वक्ता मतलब बोलना, और यहाँ पर इसका मतलब समझिए कि वह व्यक्ति जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कानून की डिग्री अपने पास रखता है यानी होल्ड करता है, साथ ही साथ वह बार काउंसिल के द्वारा जहाँ कहीं वो प्रैक्टिस करना चाहता है उस स्टेट के बार काउंसिल के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए और मेंबरशिप होना चाहिए, इनरोलमेंट होना चाहिए, ताकि वो अपने क्लाइंट को, किसी व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को, किसी मुवक्किल को वह अपने मैजिस्ट्रेट कोर्ट या सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके। उसको बोलते हैं एडवोकेट। Means now he is eligible for practicing the law in the court because he has the registration, membership and enrollment। अब इसके बाद एक समस्या अभी तत्काल में यह आ गई है कि अब न्यू फ्रेशर्स एडवोकेट्स के लिए कंडीशन हो गई है कि within the 2 years of the enrollment and the registration you have to pass the examination of All India Bar Council examination। मीन्स अगर आप कोर्ट में अपना एनरोलमेंट करा लेते हैं, बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करा लेते हैं, तो उसके एनरोलमेंट के कुछ ही समय के अंतर्गत आपको बार काउंसिल के द्वारा ली जाने वाली ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन को 2 साल के अंतर्गत पास कर लेना है। अगर ऐसा नहीं करने पर आपकी रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगी या आपको कुछ समय का ग्रेस दिया जा सकता है, अन्यथा बाद में चल करके अगर आप इसको पास आउट नहीं कर पाते हैं तो आपकी एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन परमानेंटली कैंसिल कर दी जाएगी। ऐसी बहुत भी बातें चल रही हैं लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। दूसरी एक और न्यूज़ थी कि
अब सिविल जज और जुडिशरी में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए और कॉम्पीट करने के लिए 3 years प्रैक्टिस इज कंपल्सरी। 3 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इज कंपल्सरी इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। मीन्स आपको 3 साल की अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपने किसी न्यायालय में भारत के वकील होते हुए प्रैक्टिस किया है, बहस किया है, तब जाकर के आप सिविल जज के फॉर्म को भर पाएंगे, अपीयर हो पाएंगे या कॉम्पीट कर पाएंगे। इस पर भी स्टे लगा हुआ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसकी मांग की है, सुप्रीम कोर्ट में ये विचाराधीन है। द थर्ड न्यूज इज LLM 2 साल का अब होने जा रहा है। 1 साल का पहले था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के द्वारा और स्टेट यूनिवर्सिटीज के द्वारा 2 साल का, बट आफ्टर ह्यूज प्रोटेस्ट बाय द judicial background, it has been just mentioned that it should be of 2 years। इस साल तक शायद देखने में आ रहा है कोरोना की वजह से 1 साल का LLM में भी अलाउड है, बट इस साल के बाद देखा जाएगा कि 2 years का ही LLM हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी डाउट में ही हैं, बट LLM 1 year से 2 years का हो जाएगा। आई एम 90% श्योर अबाउट दैट। सो अनदर मोस्ट टॉपिक इज कंसर्न विद द बैरिस्टर। हमारा थर्ड टॉपिक है बैरिस्टर। बैरिस्टर किसे कहते हैं? तो आपने शायद इतिहास में पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो थे मोतीलाल नेहरू, वो बैरिस्टर थे। सो ऐसा क्यों कहा जाता था? राजेंद्र प्रसाद भी थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन वे लोग उस ख्याति को नहीं प्राप्त कर सके, उनको यह नहीं कहा जा सकता था, बल्कि मोतीलाल नेहरू और चुने हुए कुछ लोगों के आगे ही बैरिस्टर लगा। उसका रीज़न ये है बिकॉज द वन हु होल्ड्स द डिग्री फ्रॉम इंग्लैंड और यूके। इसका कारण ये है कि वही डिग्री, वही सेम चीज़ एडवोकेट की और 3 years की, 5 years की, जो कि हम अपने यूनिवर्सिटीज और अपने स्टेट और अपने कंट्री में लेते हैं, उसी डिग्री को प्राप्त करने के लिए, उसी डिग्री को लेने के लिए, उसी डिग्री को होल्ड करने के लिए उस समय इंग्लैंड जाया जाता था, यूके जाया जाता था, विदेश जाया जाता था। तो जो लोग उसी डिग्री को विदेश से, यूके से, इंग्लैंड से प्राप्त करते थे, उन्हें बैरिस्टर कहा जाता था। फॉर एग्जांपल, आप जानते थे कि जब जो आज सिविल सर्विसेज है, IAS UPSC बोलते हैं, पहले ICS थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसकी एग्ज़ाम शुरुआती दौर में विदेशों में ही होती थी। फॉर एग्जांपल लंदन में ही होती थी। ऐसा इसलिए कि भारतीय को ज़्यादा रोका जा सके एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। फिर काफ़ी विरोध के द्वारा उसको पुनः भारत में भी एक ऑप्शन दिया गया कि भारत में भी एग्ज़ाम्स होंगे और कैंडिडेट्स उसमें अपीयर हो सकेंगे। सो इसी डिग्री को बाहर से, यूके से और इंग्लैंड से लेने पर बैरिस्टर की उपाधि उनके नाम के आगे लग जाती थी और उपाधि के कारण उनको बैरिस्टर कहा जाता था। अब आइए, हमारा 4th पॉइंट है प्लीडर। प्लीडर मीन्स याचिकाकर्ता, सामान्य तौर पे हम समझ सकते हैं इसको हिंदी भाषा में। ऐसे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के द्वारा सेक्शन 2(7) में ये बोला गया है कि वन हु टेक्स द साइड ऑफ अ प्राइवेट पर्सन इन अ कोर्ट। मीन्स प्लीडर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट एडवोकेट भी हो सकता है और नॉर्मल एडवोकेट भी हो सकते हैं, जो किसी निजी व्यक्ति, मतलब किसी थर्ड पार्टी, कोई अन्य व्यक्ति का, जिससे सरकार और कोर्ट का कोई लेना देना नहीं हो, उसके पक्ष को कोर्ट में, किसी न्यायालय में उसके प्रत्यक्ष, उसके समरूप उसके सामने रखता हो, उससे प्लीडर कहा जाता है। वो व्यक्ति प्लीडर के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख आपको सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 2(7) में दिया हुआ है। अब आइए, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन द अदर हैंड इज प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, मीन्स लोक अभियोजक या अभियोजन पदाधिकारी। इसे हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से भी जानते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में हम प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर भी कहते हैं। इसके आगे एक और नाम लगता है जिसको हम लोग APO भी बोलते हैं, दैट इज असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मीन्स सहायक अभियोजन पदाधिकारी। इसका काम यह होता है कि अंडर CRPC 24(2)(u), वन हु represents the side of victim, police and the government in the court,
कहने का तात्पर्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको सभी व्यूअर्स ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर क्या है। वो एक सर्विस की तरह है, वो एक जॉब की तरह है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो एक कॉम्पिटिटिव एजेंसी के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है, जिसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद एक हम जॉब के रूप में इस पद को, इस पोस्ट को पाते हैं, इस पोस्ट को होल्ड करते हैं और जॉब की तरह इस पोस्ट को निभाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कहने का मतलब यह है कि वो किसी न्यायालय में, जैसे एपीओ अगर है, सहायक अभियोजन पदाधिकारी है, मीन्स प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर न होकर के एपीओ है, तो वो सेशंस कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न होकर के वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में रहेगी। मैजिस्ट्रेट कोर्ट यानी कहने का मतलब कि सिविल जज क्लास 1, सिविल जज क्लास 2, जो भी न्यूली जज अपॉइंटेड है, क्योंकि जजेस में भी एक पैरामीटर होता है लेवल्स का, सीनियरिटी का, मीन्स क्लास 2, क्लास 1, देन आफ्टर CGM, फिर CGM, फिर सब जज, फिर ADJ, DJ, रजिस्ट्रार। देयर आर मेनी अपर हायर पोस्ट इन द जुडिशियरी, whether it is in the civil court, district court, session court, high court or the supreme court, there are so many posts। तो हम लोग देखेंगे कि ये तो एपीओ की बात है। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हैं तो आप किसी ADJ, CGM या कोई सब जज के अंडर में रहेंगे, वहाँ आपको नॉर्मल ड्यूटी की तरह इसको फुलफिल करना है और पर डे आना है और कोर्ट के प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। ये एक्चुअली होते कौन है? ये वे व्यक्ति होते हैं जो न्यायालय में, जो कोर्ट में जज के सामने, जस्टिस के सामने सरकार का पक्ष रखते हैं। मीन्स जो व्यक्ति विक्टिम है, जो व्यक्ति पीड़ित है, उसने केस किया, पुलिस ने उसके केस को रजिस्टर किया है, छानबीन की है, आईओ को उसमें अपॉइंट किया है, उसकी FIR की है, उसकी चार्जशीट की है, उसकी डायरी केस की बनाई है, इन्वेस्टिगेशन किया है, जितने भी प्रूफ्स और आंखों देखे गवाह हैं, जितने भी एविडेंसेस उसको कलेक्ट किए हैं, सभी को कलेक्ट करके जब वो कोर्ट में रिप्रेजेंट करती है, जब गुनाह साबित हो जाता है और प्रमाणित हो जाता है और पुलिस अपनी सारी कार्रवाई को पूरा करके सारी चीज़ कोर्ट को हैंडओवर कर देती है, कोर्ट को सुपुर्द कर देती है, हस्तांतरित कर देती है, तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का काम क्या है कि जो विक्टिम है और जो सरकार और जो पुलिस उस विक्टिम को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटिंग अपने जरिए कोर्ट तक पहुंचा करके, मीन्स उसके रिप्रेजेंटेटिव जज को तक पहुंचा करके, रियलिटी को सामने ला करके उस विक्टिम को न्याय दिलाए, उस विक्टिम का जस्टिफिकेशन करे। मीन्स कि अगर कोई FIR किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर कराई जाती है, तो वो FIR सिर्फ वो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं कराएगी, या वह केस सिर्फ वो व्यक्ति नहीं लड़ेगा, वह केस पुलिस भी उसके बिहाफ में लड़ती है और गवर्नमेंट भी उस बिहाफ में लड़ती है। क्यों? गवर्नमेंट अपॉइंट्स APO, बिकॉज गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, सैलरी देती है और अपॉइंट करने के लिए संस्था है जो एग्जाम्स के थ्रू इनको सेलेक्ट करती है। सो यह समझना है कि अगर हम किसी व्यक्ति को सनहा FIR या चार्जशीट करते हैं या डायरी या शोकॉज या जो भी होती है, वो सारी प्रोसीजर बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा होती है, न कि केवल एक खास व्यक्तियों के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति केस करता है तो उस केस को पुलिस भी फाइट करती है, गवर्नमेंट भी फाइट करती है, ताकि कोर्ट में उस व्यक्ति को न्याय दिला सके। और उस सारे प्रोसीजर को रिप्रेजेंट करने का जज और कोर्ट के सामने किसकी ड्यूटी होती है? तो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की ड्यूटी होती है, मीन्स लोक अभियोजक पदाधिकारी। नेक्स्ट टॉपिक इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एडवोकेट जनरल। हम आगे बढ़ते हैं। इसे बोलते हैं महाधिवक्ता। यानी कहने का मतलब यह है कि यह जो व्यक्ति होता है, यह व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन द हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट, यानी यह व्यक्ति जो है, यह राज्य का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है न्याय और कानून प्रक्रिया के मामले में। यह राज्य सरकार को, उस राज्य सरकार के उच्च न्यायालय में उसके बातों को, जो भी सरकार के द्वारा उचित लगता है और जो भी सरकार के द्वारा सलाह दिया जाता है, या जो भी उसे सरकार
से संबंधित आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करनी होती है, जिसकी जवाबदेही उसे न्यायालय के सामने उपस्थित करनी होती है। वह उन बातों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। मीन्स एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द पावर्स एंड द मैटर्स ऑफ द स्टेट इन द स्टेट कोर्ट्स, दैट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, हाई कोर्ट। मीन्स राज्य के सबसे बड़े न्यायालय हाई कोर्ट में राज्य सरकार के बातों को रखना, उनके मतों को रखना न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के सामने, यह एडवोकेट जनरल का काम है। एंड एडवोकेट जनरल इज इक्विवेलेंट टू द अटॉर्नी जनरल विच इज इन द सेंट्रल। एडवोकेट जनरल राज्य में वही पावर एक्सरसाइज करता है, उसको वही पावर होते हैं जो कि अटॉर्नी जनरल को सेंट्रल में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। और एडवोकेट जनरल की लायबिलिटीज एंड एलिजिबिलिटीज क्या होती हैं कि एडवोकेट जनरल उसी व्यक्ति को अपॉइंट किया था जो व्यक्ति हाई कोर्ट में जज बनने के इक्विवेलेंट कैपेबिलिटी रखता हो, यानी कि हाई कोर्ट में जज बनने के समान क्षमता रखने वाले व्यक्ति को एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनाया जाता है। और यह व्यक्ति राज्यपाल के स्वीकृति के द्वारा ही अपने पद को ग्रहण करता है, यानी कि राज्यपाल ही इसकी नियुक्ति करते हैं राज्य सरकार के बिहाफ में। वो अपना लिस्ट भेजती है, उस पर सहमति के द्वारा वह उनको पारित करके शपथ ग्रहण करा करके उनकी नियुक्ति करते हैं। एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो टर्म है वो AOR का है, और यह एक तरीके से हमारे राज्य के विधान परिषद और विधानसभा के अंग ही होते हैं। जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल भी हमारे लोकसभा का एक अंग है, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों को वोटिंग राइट्स नहीं है। मीन्स अगर पावर का रिप्रेजेंटेशन करना हो लोकसभा या विधानसभा में, तो उस समय ये वोट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट कंटेस्टेड इलेक्शन, इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, बट ये एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ही काम करते हैं, क्योंकि हर एक प्रक्रिया को गहनतापूर्वक अध्ययन करना, हर एक बिल, हर एक कानून, हर एक बहस को गहनतापूर्वक अध्ययन करना, और फिर उस बहस, उस कानून, उस बिल पर जो भी क्वेश्चनिंग, जो भी प्रश्न वगैरह कोर्ट्स के द्वारा पूछे जाए उसका बारीकी से जवाब देना। इसीलिए सरकार का पूरा पक्ष रखने के लिए बहुत गहनता से दोनों हाउसेस का अनुसरण करते हैं, लेकिन ये उसका हिस्सा नहीं होते हैं, लीगली तौर पे ये वोट नहीं कर सकते हैं। हमने सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल तीनों के नीचे एक 3 अल्फाबेट्स का कोड लिखा है AOR। व्हाट इज AOR? इट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सपोज दैट अभी मैंने जस्ट मेंशन किया ऊपर में कि हमें एक लॉयर, एक एडवोकेट, एक बैरिस्टर बनने के लिए कानून की डिग्री के साथ साथ कोर्ट में रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। उसी प्रकार से एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल कहे जाने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और क्राइटेरिया और कुछ गाइडलाइंस हैं। आइए हम उसको देखते हैं क्या है। एडवोकेट जनरल होने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको उसके रेलेवेंट कोर्ट में, जिस कोर्ट में आप एडवोकेट जनरल अपॉइंट होने जा रहे हैं, वहाँ पे कम से कम 4 years एज ए प्रैक्टिशनर एंड 1 year एज ए इंटर्नशिप इन द सीनियर एडवोकेट। मीन्स अगर आप हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल बनने जा रहे हैं तो उस कोर्ट में 4 वर्ष का अपना प्रैक्टिस सेशन और 1 साल अपने सीनियर के अंडर में इंटर्नशिप, ये चीज़ें होनी चाहिए। और इसके बाद आप हाई कोर्ट के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की, वो पास आउट होने चाहिए, तब जाकर के आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की अलाउंस मिलेगी, मान्यता मिलेगी, और तब जाकर के आप एडवोकेट जनरल या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहाइएगा। और 2010 से पहले ये व्यवस्था नहीं थी, अब 2010 के बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड लागू हो गई है। किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट में बहस करने के लिए अपने ऊपर, अपने द्वारा, उसके लिए AOR पास करना जरूरी होगा। बहस 2 तरीके की होती हैं। एक बहस हुआ कि आपने वकालतनामा किसी बड़े वकील से साइन करवा लिया जो AOR है, और खुद जा करके अपने 2-3 जूनियर जो एडवोकेट्स हैं जा करके वहाँ पर आर्गूमेंट कर लिए, कोर्ट के सामने, जज के सामने रिप्रेजेंट कर दिए अपने क्लाइंट के मैटर को। तो ये हुआ कि सारा कुछ आपने किया, बट जो उस वकालतनामा, जो उस पेपर पे जिसने साइन किया है, जो कोर्ट में रिप्रेजेंट हुआ है, वो सारा क्रेडिट उसको जाएगा।
आप उस का सीनियरिटी बेसिस भी ले सकते हैं और सिर्फ फी ले सकते हैं, बट जो रियल जो फ्लैश आउट होगा हाई कोर्ट की वेबसाइट पे कि दिस केस इज कंसर्न विथ होम, सो देन एट दैट टाइम आपका नाम उस वकालतनामा को उस केस पर इशू नहीं होगा, उस केस पे उस वकालतनामे पे हाईलाइट नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट AOR। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सीनियर से ऑथराइज करा करके खुद आर्गूमेंट कर लेते हैं, और AOR इतना आसान भी नहीं है कि AOR की परीक्षा पास कर सके और हर कोई AOR के लिए एलिजिबल हो सके। तो ये सारा मेजरमेंट 2010 के बाद हाई कोर्ट में बहस करने के लिए हर व्यक्ति के लिए AOR कंपलसरी हो गया। मीन्स यू मस्ट हैव टू पास द AOR एग्जामिनेशन टू रिप्रेजेंट द मैटर्स ऑफ योर क्लाइंट ऑन बिहाफ ऑफ हिम बिफोर द कोर्ट इज AOR। आपको AOR होना ही पड़ेगा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पास करना ही पड़ेगा। तो एडवोकेट जनरल जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट गवर्नमेंट का हाई कोर्ट में, जो कि अटॉर्नी जनरल के इक्विवेलेंट होता है, और वो जज बनने के लायक कैपेसिटी एलिजिबिलिटी रखता है, तो ही उसको एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया जाएगा। और दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्य सरकार और मुख्यमंत्री उसके कैबिनेट के सलाह पर। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल क्या है कि यह एक सहायक का पद होता है, यानी कि यह वह व्यक्ति होता है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। जैसे डॉक्टर तुषार मेहता हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल 1972 के नियम के अनुसार विल बी द असिस्टेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस व्यक्ति इनकी नियुक्ति इसीलिए होती है कि ये हमारे जो व्यक्ति जो सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ लॉ रिलेटेड इन आवर कंट्री इज अटॉर्नी जनरल, इनकी हेल्प कर सके, इनकी मदद कर सके। हमारे भारत के सबसे बड़े महान्यायवादी बोला जाता है अटॉर्नी जनरल, जो सबसे लास्ट में हमारे हैं। महान्यायवादी मतलब इनसे बड़ा न्यायवादी सरकार की तरफ से कोर्ट में और कोई प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इनसे ही सबसे बड़ी न्याय की उम्मीद, न्याय की गुहार की जा सकती है। सो अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट इन द कोर्ट। सरकार के मामलों में कोर्ट में, हमारे देश के सबसे बड़े न्यायालय में सरकार के मामलों में जो बात प्रस्तुत की जाती है, जो सलाह, जो भी राय मशवरा कोर्ट में जो प्रस्तुत की जाती है, वो अगर कोई व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है तो वो एकमात्र व्यक्ति है अटॉर्नी जनरल। अगर ये बीमार पड़ जाए, कहीं चले जाए या उपस्थित न हो, तो इनकी सहायता के रूप में, इनके एब्सेंस में सॉलिसिटर जनरल क्या करते हैं, इनके जगह पे प्रेजेंट होकर के या बड़े मामलों में इनको असिस्ट करके कोर्ट के प्रोसीजर्स को आगे बढ़ाने में और ये सरकार के मत को सामने रखने में मदद करते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल एक असिस्टेंट है अटॉर्नी जनरल के, और वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल की व्यवस्था ये है कि एक सॉलिसिटर जनरल, एक अटॉर्नी जनरल और 4 असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल में। सॉलिसिटर जनरल भी अगर कहीं एब्सेंट कर जाते हैं, किसी प्रकार से नहीं रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उनके ऑन बिहाफ में 4 और व्यक्ति रहेंगे जो कि सरकार का पक्ष कोर्ट में रख सकेंगे, सरकार को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ये उनकी ड्यूटी होगी सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के एब्सेंस में। अब आइए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, बीपीएससी 60 से 62वीं, सिविल सर्विसेज नॉट जुडिशियल सर्विसेज 60 से 62वीं में 2017 में ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया है कि भारत का न्यायवादी कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो आर्टिकल 76, सबको याद रखेंगे, आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट देयर विल बी एन अटॉर्नी जनरल। भारत में महान्यायवादी होगा। हमारा आर्टिकल यानी 1976 अनुच्छेद जो है 76 कहता है, आर्टिकल 76 कहता है कि हमारे भारत का एक महान्यायवादी होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कोर्ट, वह भारत के सरकार को, केंद्र सरकार को भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा। यानी किसी मैटर में अगर सरकार और न्यायालय के बीच में बात नहीं बन रही हो, कोई अड़ंगा, कोई दुविधा, कोई संख्या या कोई समाधान नहीं निकल पा रहा होगा, या कोई शंका की स्थिति बनी होगी, तो उस शंका के समाधान के लिए यह बीच बचाव या बीच का एक कड़ी के रूप में अटॉर्नी जनरल समझौता के रूप में काम करने का
दायित्व और फर्ज निभाते हैं। ये महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। अभी वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं, वो 15वें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। इनका कार्यकाल अटॉर्नी जनरल का 3 साल का माना गया है, 3 साल का होता है, लेकिन अभी के वेणुगोपाल को 1 साल का एक्सटेंशन और दिया गया है कि आप 1 साल अभी और भारत के महान्यायवादी के रूप में कार्य कीजिए। और यह भारत सरकार का पक्ष इस रूप में रखते हैं कि जैसे आपने देखा कि अभी मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ 3-4 बिल पास करा लिए, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, जीएसटी हो गई, नोटबंदी हो गई, या राम मंदिर हो गया, या 370 हो गया। तो इन सारे बिल्स के अगेंस्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार केसेस पे केसेस और रीट पे रीट, पीआईएल पे पीआईएल दाखिल हुए हैं कि ये गलत है, वो अनुचित है, इसको रद्द कीजिए, इसको डिसमिस कीजिए, इसको रिजेक्ट कीजिए। सो इस पर क्या किया जाता है कि कोई भी डिसीजन कोर्ट के द्वारा लेने से पहले एक बार अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल की राय मांगी जाती है कि आपका इस पे क्या कहना है, आप सरकार का जो व्यू है वो इस मैटर से रिलेटेड क्लियर करें कि वो क्या कहना चाहती है और इस संबंध में क्या उचित है क्या अनुचित है। आप उनसे पूछ करके बताइए कि वो किस आधार पर, किस बेसिस पर, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसीजन को कैरी फॉरवर्ड किए हैं, कैरी थ्रू उन्होंने किया है। हम लोगों ने देखा भी है कि ये भी जो सबसे ज़्यादा मुद्दा गरमाया था इस मैटर में राम मंदिर और 370 का था, जिस पर मुकुल रोहतगी ने बहुत बीच बचाव किया, बहुत ज़्यादा मैटर को संभाला और के वेणुगोपाल ने भी संभाला, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भारत सरकार के मैटर को रिप्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सो ये जो व्यक्ति होते हैं, इन्होंने दामिनी वाले केस में भी, जो दिल्ली गैंगरेप वाला केस था, उसमें भी सभी दोषियों को सजा दिलाने के लिए अटॉर्नी जनरल रात में 3-3 बजे 4-4 बजे तक खूब मेहनत की थी कि किसी तरीके से वो दिल्ली की लड़की को बेचारी न्याय मिल सके। तो अटॉर्नी जनरल का यह काम है। और अटॉर्नी शब्द इसी के लिए बना, रिप्रेजेंटेशन। अटॉर्नी का मतलब ही होता है रिप्रेजेंटेशन, मीन्स रिप्रेजेंट करना। प्रमुख व्यक्ति, भारत का प्रमुख व्यक्ति जो अपने आप को रिप्रेजेंट करे, तो किसके लिए रिप्रेजेंट करे? सरकार के एक मेंबर के रूप में रिप्रेजेंट करे। हाँ भाई, सरकार के ऊपर कोई खतरा आ रहा है, किसी बिल को रद्द करना है, किसी बिल को रिजेक्ट करना है, कोर्ट ने समन बनाया है, सो आप अपना फटाफट मन बताइए, अपना जो ओपिनियन बताइए, ताकि मैं कोर्ट में रख सकूं, कोर्ट को विश्वास दिला सकूं कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो वेलफेयर के लिए, ना कि अगेंस्ट में है। क्योंकि भले ही पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि संसद और विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार मिला है, लेकिन उस पर रिव्यूइंग का पावर कोर्ट को ही है, न्यायालय को ही है। अगर न्यायालय रिव्यू में गलत पाती है तो उस अधिकार, उसका ऑटोनॉमस पावर है, उसका अधिकार क्षेत्र है, एनोनमस पावर है उसके पास कि वह बिल को बिना कुछ जाने समझे अगर उससे लगता है तो सस्पेंड कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, या पुनः रिव्यू के लिए सरकार के पास भेज सकती है। ये कोर्ट का, हमारे न्यायालय का ये सुपरस्टिशियस पावर है, सबसे सुप्रीम हेड ऑफ द हेड पावर है। ये हमारे न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। सो ऐसे पूर्व में देखा गया है कि जिस भी आदेश को सरकार के द्वारा लिया गया जो अनुचित लगता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर रद्द किया है या रिव्यू करने के लिए कहा है। जैसे वर्तमान में मोदी सरकार हर एक राज्यों में सरकारों के सीट्स को फेरबदल करके, खरीद बिक्री करके सरकार गिरा बना लेती है, तो उसके खिलाफ जब कोर्ट में जाया जाता है तो कोर्ट उस सरकार को रद्द कर देती है, वो डिसीजन को रद्द करके पुनः साथ एक स्वच्छ तरीके से सब कुछ कराने का ऑर्डर देती है। तो यही बात थी कि भाई सरकार के सारे चीज़ों को कोर्ट के समक्ष रखना अटॉर्नी जनरल का काम है और इंडिया का ये सबसे हाईएस्ट व्यक्ति है। और कोई भी कानून आप बनाते हैं, अगर कोर्ट को इनसफिशिएंट लगता है तो कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकती है। एक बार सरकार से सलाह मांगा जाता है और सरकार और कोर्ट के बीच की कड़ी कौन है, तो अटॉर्नी जनरल है। वो सरकार का राय और सरकार की जो बातें हैं वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। सो टुडे this is the end of the story and there is our also another channel। हमारा इस YouTube चैनल के अलावा एक और चैनल भी है, तिवारी सर GS क्लासेस, और ये चैनल है खुशवंत कुमार शॉर्ट हैंड जुडिशियरी। सो अगर आप PCS या जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे उस चैनल से बने रहें, तिवारी सर GS क्लासेस से।
और आप जुडिशियरी, शॉर्ट हैंड और इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और इंग्लिश रिलेटेड जितनी भी कॉम्पिटिशन से आप जुड़े रहना चाहते हैं, लाइफ में बेटर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल खुशवंत कुमार शॉर्ट हैंड एंड जुडिशियरी से जुड़े रहें। फॉर द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट अगेन, सो बी विथ माई चैनल। थैंक यू।